मॉर्निंग क्लास 7 शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ़िरोज़ शाह तुगलक। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एंड दैट ही हैज़ मेड डिफरेंट experiment he has done. He has made different policies and which has been all been failed. So though he has tried to make some good policy, but the result was not good. Ultimately he has failed in his decisions and he has also wasted his resources. Treasury also been came to an end. So today we will start about Firoz Shah Tughlaq. So after Muhammad bin Tughlaq, his cousin Firoz Shah Tughlaq, a peace-living and benevolent rulers. So who took that successor? Who became the successor after Muhammad bin Tughlaq? Firoz Shah, his cousin. So Muhammad bin Tughlaq के जो cousin थे फिरोज शाह, वो बने next ruler and it was said that Firoz Shah was a peace-loving and benevolent rulers. बहुत ज़्यादा शांति और लोगों में प्यार बांटना, वेलफेयर, एक दूसरे के साथ मिल के रहना, ऐसे इंसान थे फिरोज शाह. From the very beginning, he sought the support of the nobles and ulema whom Muhammad bin Tughlaq did not allow to interfere in the matter of the states. So from starting, इन्होंने किसको फॉलो किया? जो नॉबल्स थे उसके कोर्ट के अंदर, जो उन्होंने रिलीजियस मैटर पे जो भी रूल्स बनाया, जिस तरह से उन्होंने बताया, तो उन्होंने उलेमा, दैट वाज अ बॉडी हु रिलीजियस बॉडी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं मुस्लिम्स में, उसे उलेमा बॉडी बोलते हैं. उसकी जो हेड होते हैं अलग अलग लोग होते हैं और उनमें हेड होता है जो डिसाइड करता है उसके अकॉर्डिंग ही रूल्स और डिसीजन जो होती है. तो यहाँ पे कहा गया ही फॉलो उलेमा एंड मोहम्मद बिन तुगलक and he also followed the support of, he got the support of the nobles also, which whom तुगलक did not like. जिसमें देखा गया तुगलक ने इन लोगों की सपोर्ट नहीं ली थी, उलेमा को फॉलो नहीं करते थे. बट फिरोज शाह फॉलो उलेमास एंड ही गॉट द सपोर्ट ऑफ नॉबल्स के. तो नॉबल्स किसे बोलते हैं? नॉबल्स दैट वाज एरिस्टोक्रेट पीपल्स और द मिनिस्टर्स जो हैं, जो पैसे वाले, जो उनको गाइड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं डिसीजंस में, उन्हें कहा गया. तो नॉबल्स हो गए पैसे वाले रिच पीपल्स हु हैव बीन एज अ पोस्ट, हु गॉट द पोस्ट हाईएस्ट पोस्ट, तो वो रूल कर रहे हैं वहाँ पे. मिनिस्ट्री जिस तरह से मिनिस्टर्स होते हैं वैसे वो किंग को एडवाइस करते हैं. तो इसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने जिस तरह से उलेमा को उन्होंने अपने स्टेट मैटर्स के अंदर इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया, उस बॉडी को जो रूल्स बॉडी थी, रूल्स बनाती है. फिरोज शाह तुगलक हैंडेड आउट लार्ज इक्तास टू द नॉबल्स एंड मेड द इक्ता सिस्टम हेरिडिटरी. इक्तास मतलब यहाँ पे उनको एक अच्छा खासा एरिया दे दिया गया जहाँ पे वो जैसे उनका पेमेंट किस तरह से करेंगे, तो ये हैज़ बिन गिवन इक्तास, लार्ज लैंड दे दिया गया, जैसे रेवेन्यूज़ जो भी होगा उनका वो खुद का हो जाएगा. तो इसी तरह से कहा गया. और ये इक्तास देने के बाद साथ साथ ये भी कह दिया कि इट वॉज बी हेरिडिटरी, अगर पिता को मिला तो बाद में बेटे विल ऑल्सो फॉलो दैट सेम सिस्टम. इन ऑर्डर टू प्लीज द उलेमा ही इम्पोज इस्लामिक लॉ. तो यहाँ पे उलेमास जो बॉडी थी, उस बॉडी को उन्होंने खुश रखने के लिए उन्होंने क्या किया, बिकॉज दे आर द रिलीजियस बॉडी जो रिलीजियस मैटर्स पर डील्स करते हैं, तो उन्होंने इस्लामिक रूल्स को इम्पोज करना शुरू कर दिया, लागू करना शुरू कर दिया. हावेवर फिरोज शाह तुगलक इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज वेलफेयर मेजर. लेकिन लोग इसको इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने जो भी अच्छा काम किया, लोगों के लिए अच्छा काम किया है, इसके लिए लोग उसे याद करते हैं इस बेस पे दैट ही वॉज द वेलफेयर ऑफ द पीपल. हिज 37 years old रूल सॉ वेरियस इकोनॉमिक एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स. इन्होंने कितने ईयर रूल किया? 37 years इन्होंने रूल किया एज अ किंग. और उनके टाइम पीरियड में इकोनॉमिक एंड जुडिशियल, इकोनॉमिक मीन्स रिलेटेड मनी रिलेटेड बिजनेस, उन्होंने जो भी जहाँ से इनकम आ रहा है, तो जहाँ से कमाई हो रही, जैसे कमाई कहाँ से होगी? ट्रेड से, बिजनेस, या फिर दूसरा एग्रीकल्चर से. तो उसी तरह से जहाँ से पैसे इनकम आएंगे उनको टैक्स मिलेगा, उस चीज़ों में उन्होंने बहुत बार रिफॉर्म किया है, मतलब चेंजेस करते रहे. और जुडिशियल सिस्टम में भी जहाँ पे जजमेंट मिल रही उसमें भी. Therefore, he is sometimes referred to as the reformer sultan. और जिसके कारण ही also been referred in the some historians been called as, उनको जो historians उन्होंने इसको इस तरह से कहा कि ये रिफॉर्मर सुल्तान है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स बनाए. Now we will discuss what are the reforms he has made.
कौन कौन सी रिफॉर्म्स उन्होंने बनाई, कौन कौन सी चेंजेस उन्होंने की अपने टाइम पीरियड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही रिकॉग्नाइज टैक्सेशन पॉलिसी। सबसे पहले टैक्सेशन जो थी, टैक्स पॉलिसी, उसको उसने रीऑर्गेनाइज किया। फिर से सही से जो उनको लग रहा था, उनके अकॉर्डिंग जो सही लग रहा था उनको, उसी हिसाब से उन्होंने बनाया। ही नॉट ओनली रिड्यूस द टैक्स इन द डोब्स रीजन्स। तो डोब्स रीजन में जहाँ पे हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश की थी, फिर अल्टीमेटली उन्होंने देखा कि वहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ ही नहीं। इवन फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया था कि ये ट्राई टू गिव लोन, पीसेंट्स को लोन दिया। फिर साथ में किचन जो थी उन्होंने शुरू कर दी, फ्री किचन, ताकि फार्मर्स को, पीसेंट्स को फूड मिले। तो इसी तरह से यहाँ पे फ़िरोज़ ने क्या किया, फ़िरोज़ शाह ने सबसे पहले इसको टैक्स को रिड्यूस किया। वहाँ पे डोब्स में जो टैक्स इंक्रीज़ किया गया था उसको रिड्यूस कर दिया गया, बट एबोलाइजिंग, साथ में और किस चीज़ को हटाया, एबोलाइज में ना रिमूव करना, किस चीज़ को रिमूव किया, एबोलाइज न्यूमरियस टैक्सेस, और भी जो टैक्सेस था जो उनको लगा वो सही नहीं है उसको रिमूव किया। ना द पीपल ओनली पेड 4 टैक्सेस। अब जो है लोग सिर्फ 4 टैक्सेस पे करते थे, दैट वॉज अप्रूव्ड बाय, और जो भी कौन प्रूव कर रहा है, अप्रूव बाय इस्लामिक लॉ। तो विच इंक्लूड खरज, दैट वॉज लैंड रेवेन्यू, कमर्स, स्टेट शेयर्स ऑफ लूट एक्वायर्ड ड्यूरिंग वॉर, जो भी युद्ध के दौरान जो भी पैसे किसी के पास, जो युद्ध करने के बाद जो पैसे आ जाते हैं, तो उसमें से वो कुछ जो है टैक्स गवर्नमेंट मतलब किंग को देंगे। तो ये रूल्स हुआ नंबर 2। फिर तो पहले हो गया खरज, लैंड टैक्स, कमर्स, दैट वाज जो भी लूट में वॉर के थ्रू जो भी पैसे उनको मिले उसमें से कुछ शेयर देंगे। फिर जिजियाज, दैट वाज टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम से वो टैक्स देंगे। एंड ज़कात, जहाँ पे गिविंग अलाम टू द पुअर, जो गरीब हैं उनको कुछ पैसे देंगे, ज़कात देंगे, निकालेंगे। ये मुस्लिम्स में होते हैं ज़कात, बट इट वॉज बीन गिवन नाउ एडेस ऑल पीपल्स आर फॉलोइंग एंड इट इज़ इन कॉल बाय डिफरेंट नेम्स। सभी कुछ ना कुछ धर्म का काम करते हैं, तो इसी तरह से इसमें हम इसको ज़कात के नाम से कहा जाता है। तो इसी तरह से ये 4 टैक्सेस थे, बाकी जो उन्होंने रिमूव कर दी। फिर अदर रिफॉर्म्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक इंक्लूडिंग प्रोविजंस ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटीज़, जैसे हमने डिस्कस किया था कि पेमेंट कहाँ से मिलेगा, तो इरिगेशन, एग्रीकल्चर्स में अभी खेती जो करेंगे, मान लो प्लॉट है, उस प्लॉट में जो भी वो बीज लगाएंगे उनको नहीं, अगर रेनी सीजन में लगाया तो ठीक है, बट अगर अपार्ट फ्रॉम उस समय रेनी सीजन नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, तो उनको पानी चाहिए होगा। तो जो पानी प्रोवाइड किया जाता है लैंड में उसे कहा जाता है इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। मे बी जैसे यहाँ पे अगर कोई सोच लो रिवर्स है, कि जैसे एग्रीकल्चर लैंड के साइड में दूर में कहीं रिवर्स है, तो उस रिवर्स के थ्रू अगर कैनल्स बना लिया जाए, ठीक है, एक नहर बना लिया जाए इसको कट करके, ताकि कुछ पानी जो है इस कैनल्स के थ्रू बाहर अंदर आ जाए और उस पानी को यूज़ किया जाए, स्टोर कर ले, स्टोर करके उस पानी को यूज़ करे किसमें, लैंड के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। तो इसी तरह से ये चीज़ें यूज़ की गई। तो यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ कहा गया, बनाया गया सिस्टम, ताकि लोगों को, फार्मर्स को प्रॉब्लम ना हो एग्रीकल्चर में। फिर बिल्डिंग हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड सराय, जहाँ पे लोग ट्रैवलिंग करते थक जाते हैं, रेस्ट रूम जो चाहिए रास्ते में, रोड्स के साइड में, तो सराया बनाया गया ताकि लोग जो है रेस्ट कर ले। मेनली जो है वो कौन ट्रैवलिंग करते हैं, एक तो ट्रेडर्स ट्रैवलिंग करते हैं, मर्चेंट्स जो बिजनेस पर्सनस होते हैं वो ट्रैवलिंग करते थे, या फिर जो लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं या फिर रिलीजियस मैटर के लिए जाते हैं, तो उसके लिए रेस्टिंग के लिए उन्होंने सराय बनाया गया, जैसे कहा जाता है सराया में कर्ज खानाज, एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। साथ में वहाँ पे जो काम करने वाले उनको थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, लोगों को काम, उनको देखने के लिए जो भी लोग रहेंगे। तो इसी तरह से इन्होंने सिस्टमेटिक कुछ ना कुछ, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें लोगों की। अ स्पेशल चैरिटी डिपार्टमेंट कॉल दीवान खैरत, जहाँ पे वो चैरिटी करेंगे, लोग जो है जिसके पास ज़्यादा पैसे वो दान पुण्य करना चाहेंगे, वो सेटअप टू लुक आफ्टर विडोज एंड ऑर्फन्स। अब इसको बनाया गया ये ताकि जो विधवा है, जो फिर जो अनाथ है, उनको देखने के लिए, उनके लिए, उनका खर्च निकालने के लिए ये चैरिटी एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, इसका नाम दिया गया दीवान खैरत। तो इसी तरह से उन्होंने कुछ अच्छे काम किए जिसके लिए लोग उनको पसंद करते थे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन द सल्तनत। अब पूरी दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे एज अ फुल होल हमने अलग अलग डायनेस्टीज़ पढ़ी। डायनेस्टीज़ मतलब जो रूलर्स, जो किंग थे, अलग अलग रूल, दे हैव रूल फॉर 30 ईयर्स 40 ईयर्स, जो भी थे उनकी
नेक्स्ट जनरेशन रूल करते डायनेस्टीज, तो अलग अलग डायनेस्टी आए। तो इसी तरह से डायनेस्टीज, अब हम लोग ऑल टुगेदर उस डायनेस्टी, ये सारे डायनेस्टीज किसके अंदर थे? सल्तनत के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो ओवरऑल दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंट्रोल कैसे करते थे पूरे के पूरे सिस्टम को, वो डिस्कस करेंगे इसमें। अब द सुल्तान हैड एब्सोल्यूट पावर एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट हिज पीपल फ्रॉम फॉरेन अटैक्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो सबसे पहले कि वो जो सुल्तान है, ही वॉज द हेड, किंग है, अब वो पूरा पावर उसी के पास है, एब्सोल्यूट पावर, मतलब वही जो बोलेगा दैट वाज द फाइनल डिसीजन। साथ साथ उसकी जिम्मेदारी क्या है? ही विल रिस्पॉन्सिबल, अपनी जनता को देखेंगे, जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अगर कोई अटैक करता है देश के ऊपर तो उसके ऊपर जवाब देंगे, और लॉ एंड ऑर्डर देश के अंदर ज़रूरी है मेंटेन करना, वो चीज़ें वो देखेंगे। ऑल्दो असिस्टेंट बाय नंबर ऑफ ऑफिसर्स, लेकिन वो अकेले नहीं करेंगे, दे विल बी अदर नंबर ऑफ ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स होंगे। सो द सुल्तान वॉज ऑल्सो कॉल्ड द चीफ जस्टिस। न्याय देने के लिए, जजमेंट देने के लिए भी लोग सुल्तान के पास जाते हैं, तो चीफ जस्टिस भी सुल्तान को कहा जाता है। कमांडर इन चीफ भी सुल्तान ही है, कि जो आर्मी को लीड करेगा तो हु विल द कमांडर इन चीफ, तो सुल्तान ही रहेंगे, ठीक है। सो द सुल्तान एंजॉय सुप्रीम पावर एंड बाय बलबन्स रूल्स। तो कहा गया सुल्तान जो है वो सुप्रीम पावर यूज़ करे, मतलब अल्टीमेट पावर, इसके पास बहुत सारे पावर्स हैं। एंड बाय द बलबन्स रूल्स द सुल्तान वॉज कंसिडर्ड टू बी गॉड। तो जब बलबन आया था तो उसने क्या किया था, उन्होंने शुरुआत की थी सिजदा वाला बायपोश, कि उसको लोग जो है एज अ गॉड रूल, एज अ गॉड करें मानेंगे और वो उनको रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसीलिए बलबन के बाद से सुल्तान की रिप्रेजेंटेटिव जो है पृथ्वी में, धरती में जो है गॉड जो है हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन जो लैंड के ऊपर है हमारे लिए जो काम करते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो हमारा किंग है। तो इस तरह से वो बलबन ने ये सिस्टम को शुरू किया था। तो इसके बाद से ये सिस्टम कंटिन्यू रहा, दैट सुल्तान विल बी द विल कंसिडर्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो इसी तरह से ये शुरुआत हो गई इस समय से, जहाँ पे उसने सिजदा किया था, जब ये पैर झुक के फीट किंग की फीट्स को टच करके किस करना है, इस तरह से सिस्टम उन्होंने शुरुआत की थी। नाउ द नोबल एंजॉय हिज हाई पोजीशंस इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। नोबल्स, वापस यहाँ पे नोबल्स बता रही हूँ, रिच पीपल, एरिस्टोक्रेट पीपल्स जो थे किंग्स के अंडर्स के अंदर, उनको एक अच्छा खासा पोजीशन दिया गया था। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर भी थे, मिनिस्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते थे। सो ऑल इंपॉर्टेंट मिलिट्री एंड सिविलियन पोस्ट वी आर हेल्ड बाय द नोबल्स। तो जितनी सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, भले वो मिलिट्री वाली हो या फिर सिविलियन वाले हो, सभी किसके पास थी? नोबल्स के पास थी। द खान, द मालिक, द अमीर और द हाई रैंकिंग नोबल्स, ये जो थे सरनेम, ये सारे हाई रैंकिंग वाले थे, हाई पोस्ट वाले नोबल्स थे दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स इन द दिल्ली, इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे दिल्ली के अंदर? सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द वकील दारा हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर रॉयल हाउस होल्ड, जो पूरे रॉयल हाउस होल्ड को देखना किस तरह से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका ये काम देखना था वकील दारा। फिर अमीर हाजिब, ये मास्टर ऑफ सेरेमनीज़, कि जो भी फंक्शंस होंगे ये सारा कंडक्ट करेंगे। सो सुल्तान रिसीव ऑल इन्फॉर्मेशंस, सभी इन्फॉर्मेशंस इंक्लूडिंग जो पेटिशंस है, जो एप्लीकेशन लेके जाते हैं, तो वो कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू जाएगा? अमीर हाजिब। तो अमीर हाजिब जहाँ पे वो पेटिशंस और जो भी किंग जो है रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन, इसके थ्रू रिसीव करेंगे। द वजीर सुपरवाइज all the other department and was also responsible for revenue collections, salaries and salary and allotment of land among many other functions। तो यहाँ पे वज़ीर जो थे, जैसे को वज़ीर कहा जाता है, मिनिस्टर्स, तो सुपरवाइज करते थे, सारे डिपार्टमेंट्स को देखते थे, और उसके साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो देखे कि रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है कि नहीं, टैक्स सैलरीज मिल रही कि नहीं, किसको कितनी ज़मीन मिली गई है, और ज़मीन में किसने कितना काम हो रहा है, किसने कितना टैक्स दिया, इसके अकॉर्डिंग ये सारा काम वज़ीर का होता था, सुपरवाइज करना। द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत फॉलोड द इक्ता सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम लैंड ग्रांट वर गिवन टू मिलिट्री और सिविलियन ऑफिसर्स नोन एज इक्तादार और मुफ्तीज़। तो अभी हमने आगे पढ़ा था कि नोबल्स को ये इक्ता सिस्टम दिया गया था, जैसे मैंने पहले कहा था कि इट वाज अ लैंड सिस्टम, जहाँ पे लैंड जो है
वो उनको दे दिए जाते थे ताकि सैलरी देना नहीं पड़ेगा। उनको लैंड दे दिया गया ताकि वो लैंड से फार्मर से इजीली वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दिया जाता था किसे, मिलिट्रियंस को, ताकि मिलिट्री को सैलरी देना नहीं पड़ेगा, और सिविलियंस में जैसे नोबल्स को। तो इसी तरह से उनका जिनको ये सिस्टम दिया गया तो उनको कहा जाता था इक्तदार या मुक्तिस। दिस ऑफिसर्स वे इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द असाइंड लैंड। तो जिनको जिनको इतना सिस्टम दिया गया था उनके पास ये था कि वो उस ज़मीन से आराम से वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। अ पार्ट ऑफ द टैक्स वॉज डिपोजिटेड टू द सुल्तान ट्रेजरी। दे वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एन आर्मी ऑल्सो। साथ साथ जो टैक्स, कुछ टैक्स सुल्तान के ट्रेजरी में जा रहा था और कुछ मिलिट्री मेंटेन करने के लिए पैसे खर्च किए जाते थे कि मिलिट्रीज जो है वो किस तरह से मेंटेन करें, उनके पास अब आर्म्स एंड एमिनेशन है या नहीं, तो कुछ पैसे जो है उसके अंदर खर्च करने के लिए वो अलग से रखा जाता था। द सुल्तान मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, ज़रूरी है बिकॉज ही हैज़ टू सपोर्ट हिज सिटीजन्स फ्रॉम द एनिमी। तो उनको बचाना है, खुद को अपने आप को बचाना है, कंट्रीज़ को सेव करना है, तो दे हैव टू मेड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी हु कैन फाइट, जो लड़ सकते हैं। द मिलिट्री अफेयर वे आर मैनेज बाय द ऑफिसर्स कॉल्ड अरीज़े मुमालिक। तो ये जो मैटर डील करता था मिलिट्री अफेयर्स, जो मिलिट्रीज के प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी काम होता था ये मैनेज करते थे इस डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, नाम है अरीज़े मुमालिक। ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज रीजन्स चेहरा और अ फुल डिस्क्रिप्शन वॉज मेंटेन टू चेक द क्वालिटी ऑफ ट्रॉप्स। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में था कि जो मिलिट्री है वो किस, जो ट्रॉप्स, जो सोल्जर्स है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी, वो क्या काम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग ही वो उनको अपॉइंट करते थे अलग अलग पोस्ट में। द प्रैक्टिस ऑफ डाग और ब्रांडिंग हॉर्सेज वॉज ऑल्सो डन ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी रीजन्स टू इंश्योर ओनली गुड क्वालिटी हॉर्सेज वे ब्रॉट। तो साथ साथ ये सिस्टम भी देखा गया था अलाउद्दीन के ही समय में कि वो जो हॉर्सेस लेते थे वो देखते थे कौन सी ब्रीड्स क्या है, कौन से ब्रांड्स, इस तरह से, ताकि युद्ध के दौरान अच्छी हॉर्स अच्छी ब्रीड्स के रहेंगे तो ही वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था और उसको वो इंश्योर करते थे कि वही ब्रीड्स होनी चाहिए। द इक्तदार मेंटेन एडिशनल ट्रॉप्स फॉर द सुल्तान। साथ साथ जो नोबल्स होते थे उनके पास भी कुछ मिलिट्री उनके पास भी होते थे, ठीक है। द इक्तदार मेंटेन एडिशनल ट्रॉप्स, उनके पास खुद। अब बाद में जब युद्ध होता था तो ये लोग अपनी मिलिट्री जो थी वो किंग को देते थे ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमरजेंसीज जो भी होती थी। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू सूबास और प्रोविंसेस। जैसे हमारी कंट्री डिवाइडेड होती है स्टेट से, तो वैसे किंग था, जो किंगडम थी, जो एरिया था, उसे भी उन्होंने, जैसे मान लो बहुत बड़ा किंगडम, इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, तो इसी तरह से इतने बड़े एरिया को अगर हम उसको कितने बड़े रूल करेंगे तो इट शुड बी रूल्ड, अगर हम डिवाइड कर ले अच्छा सी एरिया वाइज, तो हमने जैसे अब आज हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स है, ठीक है, और यहाँ पे 9, अभी पहले था 29 और 7 यूनियन टेरिटरीज था, अभी वो चेंज हो गया तो 28 स्टेट्स हो गए और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए। तो उसी तरह से एम्पायर भी उन्होंने डिवाइड किया था सूबास और प्रोविंसेस में। दैट वाज प्रोविंसेस मीन स्टेट, ठीक है, तो स्टेट वाइज में। तो इसी तरह से प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स हो गया, तो उन्होंने सूबा के नाम से इसको सूबा भी बोलते थे या प्रोविंसेस बोला जाता है। इनटू फिर इसको वापस प्रोविंसेस, जैसे आज हम लोग स्टेट को डिवाइड करते हैं किसमें, डिस्ट्रिक्ट में, तो इसी तरह से इसको वापस फर्दर डिवाइड करते सिख में, जिसे दैट वाज हेडेड बाय सिकदार, जो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करते हैं। तो ऐसे उसी तरह से जो सिख जो एरिया था वो देखने वाला, उसको सिकदार बोला गया। सिख वॉज देन डिवाइडेड इनटू परगनास। अब देखो डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करता है तो किस में तहसील में आता है, विलेजेस में आता है ना, तो इसी तरह से वापस सिख को डिवाइड किया गया इनटू परगना एंड देयर वाज अ नंबर ऑफ विलेजेस। और परगना के अंदर क्या आता है, तहसील के अंदर क्या आती है, विलेजेस आती है। तो उसी तरह से परगना के अंदर भी देयर वाज अ नंबर ऑफ विलेजेस। तो इसी तरह से सबसे पहले वापस देखो कि एक किंगडम है, ठीक है, उसको उन्होंने डिवाइड की तो किस बेस पे, एरिया वाइज। तो उन्होंने सबसे पहले एरिया, जो बिग एरिया को डिवाइड किया तो उसको प्रोविंसेस बोल दिया। प्रोविंसेस भी बहुत बड़ा एरिया है सुबास, तो उसको डिवाइड किया वापस किसके अंदर, सिख में। सिख देखा जैसे मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ा है तो उसको वापस डिवाइड किया किसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स।
तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स को वापस किस में डिवाइड किया गया, परगनास में। सिख को डिवाइड किया वापस परगना के अंदर, परगना। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट को अगर वापस ले जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट से छोटा कौन सा है, तहसील होता है। तो उसी तरह से ये परगना हो गया। परगना हमारे में भी होती है, परगना में तहसील के अंदर आ गया। देखो बहुत सारे विलेजेस होती है, तो इसी तरह ग्रुप ऑफ विलेजेस वी आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज परगना। तो इसी तरह से परगना हो गए। तो इस तरह से ईजीली, और हर ग्रुप में, हर ग्रुप को देखने के लिए एक एक हेड ऑफिसर्स होते थे, ताकि सारा काम, सारा डिपार्टमेंट अच्छे से संभाले और सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो किसको जाके देंगे, किन को देंगे। तो प्रोविंसल, जैसे हमारे स्टेट को कौन देखभाल करता है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं और गवर्नर होते हैं। तो प्रोविंसेस वाज हेडेड बाय द मुफ्तीस और गवर्नर। तो यहाँ पे हो गया मुफ्तीस, मिनिस्टर हो गए, मान लो चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर हो गए। एंड एन आमिल ओवरसो परगना, और आमिल जो परगना मतलब गाँव को देखने वाला जो होता है उसको बोला गया आमिल। तो इसी तरह से एरिया वाइज उन्होंने डिवाइड कर दिया, ताकि ईजिली वो पूरे एरिया को कंट्रोल कर सके और देखे कि कहीं पर भी कोई भी एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कोई चीटिंग नहीं हो रहा, और जो पीपल हैं वो सेटिस्फाई हैं, इंजॉय कर रहे हैं इसी तरह से। ठीक है, तो हम लोग ना अभी आज यहीं करेंगे। लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सोसाइटी ड्यूरिंग द सुल्तानत। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले वीडियो देखो, और उसके बाद देखने के बाद बेटा एक बार रीडिंग करना ज़रूरी है, हमने जितना आज डिस्कस किया है, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और वर्क कंप्लीट करो। और वेडनेसडे और सैटरडे जो है टाइमिंग है, जितना वर्क हो जाता है आपका 1 चैप्टर तो 1 चैप्टर ही, तो टाइमिंग जो होगा स्कूल में सबमिट करवाओगे 9 to 12। तो जिस दिन आप सबमिट करोगे, मतलब वेडनेसडे तो आप नेक्स्ट डे आके लेके जाओगे, थर्सडे, सैटरडे सबमिट करोगे तो फिर मंडे लेके जाओगे। तो मंडे जब भी जाओगे नून में 12 के बाद ही लेके जाना, तब तक सारी टीचर्स जो है आपके नोटबुक चेक कर देंगे। ठीक है।